हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। और ये इकोनॉमी का सेकंड लेक्चर है। और इससे पहले मैं जो जितनी प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं होती हैं विश्व में उनके बारे में पढ़ा चुका हूं। और इस जो लेक्चर में हम बात करेंगे राष्ट्रीय आय का, ठीक है। नेशनल इनकम के बारे में जानेंगे, क्या होती है जीडीपी, क्या होती है जीएनपी, क्या होती है एनएनपी, क्या होती है, ठीक है। साधन लागत क्या होती है, बाजार मूल्य क्या होता है, ठीक है। स्थिर कीमतें क्या होती हैं, चालू कीमतें क्या होती हैं और राष्ट्रीय क्या होती है, ये सब हम इस वीडियो में जानेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है राष्ट्रीय आय। अगर बात की जाए कि जो राष्ट्रीय आय होती है ये होती क्या है, बेसिकली इसकी क्या डिफाइंड है, क्या इसकी डेफिनेशन है, कैसे अपन इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो देखिए, किसी भी देश की राष्ट्रीय आय एक निश्चित समय अवधि में समस्त स्रोतों से प्राप्त होने वाला शुद्ध लाभ होता है, ठीक है। अगर इसको आसान भाषा में कहा जाए तो देखिए क्या होगा कि एक निश्चित समय में, ठीक है, एक निश्चित समय में एक देश की जो जितनी भी स्रोत हैं, मतलब जितने भी प्रकार से उसका क्या हो, उसको लागत प्राप्त हो, मतलब उसको धन प्राप्त हो, किसको, सरकार को, ठीक है। तो उसे क्या बोला जाता है, राष्ट्रीय इनकम। मतलब एक साल के अंदर जितना भी जो रुपए है वो सरकार को मिल रहा है तो उसे क्या बोला जाएगा, राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम, ठीक है। आसान भाषा में इसको ऐसे समझ सकते हैं। और अगर इसकी डेफिनेशन आती है पीएससी में लिखने को 3 नंबर में, तो आप लिख सकते हैं किसी भी देश की राष्ट्रीय आय एक निश्चित समय अवधि में समस्त स्रोतों से प्राप्त होने वाला शुद्ध लाभ होता है, ठीक है। चलिए अब अपन बात कर लेते हैं राष्ट्रीय आय को। अगर अपन समझना चाहते हैं तो उससे पहले कुछ चीज़ों को समझना जरूरी है, ठीक है। तो सबसे पहले बात की जाए जीडीपी की, ठीक है। आप सब लोगों ने सुना होगा कि जो इंडिया की जीडीपी है वो इतना ग्रो कर रही है, इतना डाउन हो रही है। एक आखिर ये होता क्या है, जो जीडीपी है क्या है, समझ में नहीं आता। बहुत बार सुना है नाम, न्यूज़ में सुना है, हर साल हम लोग पढ़ते हैं कि जीडीपी भारत की इतनी जीडीपी रहेगी, इस साल इतनी रहेगी। लेकिन ये होता क्या है, तो देखिए जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है, सकल घरेलू उत्पाद। अब इसकी अगर डेफिनेशन देखी जाए तो किसी देश की घरेलू सीमा के अंतर्गत एक वित्तीय वर्ष में सभी उत्पादों द्वारा, ठीक है, उत्पादों द्वारा उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के कुल मौद्रिक मूल्य से है, ठीक है। तो जीडीपी की ये डेफिनेशन हो गई। अब इसको आसान भाषा में समझा जाए तो देखिए क्या होता है कि एक निश्चित समय अवधि में, ठीक है, एक निश्चित समय अवधि मान के चलिए 1 साल, ठीक है। एक निश्चित समय अवधि में क्या होता है कि जितनी भी उस देश में, ठीक है, उस देश से क्या होता है कि जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है, मतलब कोई सी भी वस्तु बन रही है, ठीक है, जो खदानों से जो हमें खनिज लवण और जो कि उद्योगों से जो हमें धन प्राप्त हो रहा है, वस्तुएं बन रही हैं, तो 1 साल के अंदर जो उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं का एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य से है, ठीक है। मतलब 1 साल के अंदर जितनी भी जो सेवाओं से जो क्या बोलते पैसा आ रहा है, जो वस्तुएं हैं, अंतिम वस्तुओं का मतलब क्या होता है कि मान के चलिए मिट्टी है, ठीक है। अब मिट्टी को उन्होंने क्या किया कि उससे ईंटें बनाई, ठीक है। अब ईंटें बनाने के बाद उनको क्या किया कि उनसे मकान बनाया, ठीक है। तो हम जो राष्ट्रीय आय में शामिल करेंगे उसमें क्या करेंगे, जब वो इनकम किस में लगी, वो ईंटें काय में लगी, बिल्डिंग बनाने में, ठीक है। तो हम उस बिल्डिंग को काउंट करेंगे राष्ट्रीय आय में, ना कि वो ईंट जो बन रही थी उसको और ना जो मिट्टी को, ठीक है। मतलब जो अंतिम वस्तुएं तैयार हो जाएं, ठीक है। मान के चलिए फल है, ठीक है। अब फल से क्या होगा, फल होगा वो मार्केट में बेचा है और उसका फिर क्या होगा, खाद्य प्रसंस्करण के द्वारा उसको
जेल में बदल दिया, जैम में बदल दिया और फिर वो बिक रहा है। तो हम क्या फलों की जो कीमत है उनको इसमें नहीं जोड़ेंगे, लेकिन जो खाद्य प्रसंस्करण के द्वारा उनका जो फलों का जैम, जो जूस और जो जेल बनाया गया है वो जो मार्केट में बेचा है हम उसको काउंट करेंगे। मतलब कोई सी भी वस्तु जो है अगर वो अपना रूपांतरित बदल रही है, एक के बाद हम उसको दूसरी चीज़ में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो जो अंतिम चीज़ बचती है उसको हम इसमें शामिल करते हैं, तो वो होती है अंतिम वस्तु। ठीक है, अब आप लोग समझ गए होंगे कि जीडीपी क्या होती है। कि एक साल में, सबसे पहली बात, एक साल में जितनी भी समस्त स्रोतों से जितनी भी आय प्राप्त होती है सरकार को, ठीक है। दूसरा, इसमें क्या होता है, अंतिम वस्तुओं को जोड़ा जाता है। ठीक है, जो अंतिम वस्तुएं होती हैं केवल उनके मूल्य को शामिल किया जाता है। तीसरा क्या है कि अगर कोई विदेशी कंपनी है, ठीक है, कोई विदेशी कंपनी है और वो भारत में आके यहाँ पे क्या कर रही है, एक बिल्डिंग में एक ऑफिस चला रही है। ठीक है, एक जैसे मान के अमेज़ॉन है, मान के चलिए अमेज़ॉन मान लीजिए, तो वो कंपनी है, तो वो अमेज़ॉन क्या है, भारत से पैसे कमा रही है, तो वो भी जीडीपी में शामिल किया जाता है। मतलब कोई विदेशी कंपनी है वो भारत में आ रही है और भारत से पैसे कमा रही है, तो उसको भी किस में शामिल किया जाता है, जीडीपी में। ठीक है, मतलब जो विदेशों से जो अर्जित आय हो रही है, मतलब विदेशी लोग यहाँ आ रहे हैं और वो पैसे कमा रहे हैं, वो भी किस में शामिल है, जीडीपी में। ठीक है, लेकिन इसमें शामिल क्या नहीं होता कि जो इंडिया वाले हैं वो विदेश में जा रहे हैं और विदेश में पैसे कमा रहे हैं, और विदेश में पैसे कमाने के बाद वो क्या कर रहे हैं, उसको इंडिया भेजा है, तो उसको इसमें नहीं जोड़ा जाता। ठीक है, मतलब ये अगर इंडिया की बात है, जीडीपी केवल जो इंडिया की सीमा है, भारत की जो सीमा है उसके अंदर जो व्यापार हो रहा है, जो बिजनेस हो रहा है, उस चीज़ों को जीडीपी में शामिल किया जाता है। ठीक है, तो जीडीपी हमें कम समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं जीएनपी की। ठीक है, जीएनपी क्या होता है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। देखिए इसके बारे में पहले डेफिनेशन बता देता हूँ कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद से आशय एक वित्तीय वर्ष में एक देश के सामान्य निवासी द्वारा देश की घरेलू सीमा के अंदर तथा बाहर उत्पादित की गई अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के सकल मौद्रिक मूल्य से है। ठीक है, मतलब इसमें क्या है कि जैसे कि जो जीएनपी है, इसमें क्या होगा कि जो भारतीय नागरिक है, ठीक है, भारत का एक नागरिक है और वो क्या करता है कि इंडिया में रह के पैसे कमाता है। ठीक है, तो वो इसमें जीएनपी में शामिल होगा। ठीक है, और अगर वही व्यक्ति विदेश चला जाता है और विदेश से पैसे कमाता है और फिर वो पैसे कमाता है, तो वो भी किस में शामिल होगा, जीएनपी में। ठीक है, जीएनपी में क्या होगा कि जीएनपी को हम ऐसे लिख सकते हैं, जीएनपी बराबर जीडीपी प्लस एक्स माइनस एम। ठीक है, ये इसका सूत्र होता है, इससे समझ लेते हैं अपन। देखिए क्या होता है कि जीएनपी बराबर जीडीपी, जीडीपी में क्या करते हैं, एक्स मतलब कोई इंडियन है और वो क्या है, विदेश चला गया, वहाँ पैसे कमा रहा है, तो वो इसमें जीएनपी में शामिल किया जाएगा। ठीक है, शामिल किया जाएगा। जैसे मान के चलिए कोई पप्पू व्यक्ति है, ठीक है, पप्पू नाम का व्यक्ति है और वो विदेश जाता है, अमेरिका वगैरह, फ्रांस वगैरह, वहाँ पे व्यापार करता है और वो पैसे बना लेता है वहाँ पे, तो उसको जीएनपी में शामिल किया जाएगा। ठीक है, और अब मान के चलिए इसमें क्या होता है, किसको घटाते हैं, लेकिन इसमें तो जैसे मान के चलिए कोई विदेश का व्यक्ति है और वो इंडिया में आके पैसे कमा रहा है। ठीक है, विदेश का कोई व्यक्ति है और जो इंडिया में आके पैसे कमा रहा है, तो उसकी जो आय होगी उसको इससे हटा देंगे। ठीक है, उसको इसमें से घटा देंगे, तो हमारा क्या निकल आएगा, जीएनपी। अगर एक शब्दों में बात की जाए कि जीएनपी क्या होता है, तो इसमें क्या करते हैं, जो जीडीपी होती है उसमें जो भारतीय नागरिकों द्वारा विदेशों में पैसे कमाए जाते हैं उनको जोड़ा जाता है, और विदेशों द्वारा जो भारत के अंदर पैसे
कमा जाते हैं उसको घटा दिया जाता है, ठीक है। ये होता है GNP, ठीक है। अब हम देखिए GDP समझ चुके हैं क्या होता है, ठीक है। GNP समझ चुके हैं क्या होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं NNP, ठीक है जी। NNP क्या होता है? तो NNP क्या होता है? नेट नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है। नेट नेशनल प्रोडक्ट, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, ठीक है। इसको समझ लेते हैं। इसमें क्या होता है, जब हम GNP को, ठीक है, इसमें क्या होता है, जो GNP है जो हम पढ़ चुके हैं, तो GNP में से जो मूल हास्य होता है उसको घटा देते हैं, ठीक है। जो मूल हास्य होता है उसको घटा देते हैं तो हमें शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त होता है। मतलब जो NNP होता है इसमें GNP माइनस मूल हास्य। मूल हास्य मतलब मान के चलिए कोई मोटरसाइकिल है, उसको बनाने समय क्या हुआ कि उसमें कुछ घिसाव हो गया, मतलब उसमें कुछ नुकसान हो गया, टायर है ख़राब बन गया, फिक गया, तो ऐसी चीज़ों को क्या कर दिया, इसमें से घटा देते हैं, ठीक है, GNP में से। तो हमारा क्या निकल आता है, NNP, ठीक है। मतलब NNP जब हम निकालते हैं तो जो GNP है उसमें से क्या घटा देते हैं, जो मूल हास्य, मतलब एक साल के अंदर जितना भी वेस्टेज उत्पाद हुआ है, वेस्टेज उत्पाद जिसका कोई यूज नहीं हो पाया, जो ख़राब हो गया, ठीक है, तो उसको हम किस में घटा देते हैं, GNP से। तो हमें क्या प्राप्त होता है, NNP, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा GDP कंप्लीट हो गया, GNP कंप्लीट हो गया, NNP कंप्लीट हो गया। अब करते हैं अपन बात साधन लागत पे, ठीक है। साधन लागत कि ये साधन लागत क्या होती है। देखिए साधन लागत की बात की जाए, किसी उत्पाद के उत्पादन में, किसी उत्पाद के उत्पादन में उत्पादनकर्ता को उत्पादन के साधनों के लिए जितना व्यय करना पड़ता है उसे साधन लागत कहते हैं, ठीक है। साधन लागत का मतलब क्या है कि किसी उत्पाद के उत्पादन में, ठीक है, कोई उत्पाद के उत्पादन में उत्पादनकर्ता को, ठीक है, जो उत्पादन करता है, उत्पादनकर्ता को उत्पादन के साधनों के लिए जितना व्यय करना पड़ता है उसे साधन लागत कहते हैं, ठीक है। इसको आसान भाषा में देख लेते हैं कि मानिए चलिए कोई व्यक्ति है और उसको कुछ चीज़ बनानी है, मान के चलिए उसको बनाना है एक स्कूटर, ठीक है, वैसे तो बंद हो गए लेकिन स्कूटर बनाना है उसको, ठीक है। तो वो क्या करेगा कि जो उत्पाद उसके पास है, ठीक है, स्कूटर उसको बनाना है, तो उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा, साधन, मतलब पहिया लाना पड़ेगा, जे लाना पड़ेगा, तो उसके लिए उसको क्या व्यय करना पड़ेगा। ठेले पे ला रहा है तो ठेले वाले को भी पैसे देने पड़ेंगे, मतलब जितना उसका प्राइस था, स्कूटर का जितना प्राइस था, मान के चलिए 5,000 रुपये उसका प्राइस था और उसने 50 रुपये ठेले वाले को दिए, ठीक है। तो ये क्या हो गया, व्यय। मतलब तो अगर आपको स्कूटर चाहिए तो 50 रुपये आपको एक्स्ट्रा लग गए, क्यों, क्योंकि वहाँ से यहाँ तक लाने में। तो यही बोल रहा है कि किसी उत्पाद के उत्पादन में, मतलब कोई उत्पाद है उसके उत्पादन किया जाता है तो उत्पादनकर्ता, ठीक है, को उत्पादन के साधनों के लिए जितना व्यय करना पड़ता है उसे साधन लागत कहते हैं, ठीक है। साधन लागत यहाँ पे कंप्लीट हो गया। इसके बाद कहते हैं बाजार मूल्य, ठीक है। बाजार मूल्य क्या होता है, बाजार मूल्य, तो बाजार मूल्य की बात की जाए कि जब किसी उत्पाद के साधन लागत में, जब किसी उत्पाद के साधन लागत में अप्रत्यक्ष करों को जोड़ते हैं तथा सब्सिडी को घटाते हैं तो बाजार मूल्य प्राप्त हो जाता है, ठीक है। मतलब कि जब हम किसी उत्पाद के साधन लागत में अप्रत्यक्ष करों को जोड़ते हैं तथा सब्सिडी को घटा देते हैं, मतलब मान के चलिए हम गैस सिलेंडर लेते हैं, ठीक है। पहले जो गैस सिलेंडर आता था, अब तो उसकी सब्सिडी सीधी आपको
अकाउंट में आ जाती है। पहले क्या होता था, इसकी सब्सिडी के बारे में हम जान लेते हैं। मान के चलिए ये सिलेंडर है, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे, परचेज करते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, जो अप्रत्यक्ष कर हैं उनको तो अपन पहले ही से जोड़ के रखा है। जो अप्रत्यक्ष कर हैं, जो हमें पता ही नहीं है कौन कौन से कर हैं, तो वो तो इसमें पहले ही से लग चुके हैं, तभी हमें ये मिल रहा है कितना, 580 का, ठीक है। मतलब इस पे जो अप्रत्यक्ष कर हैं, जो हमें देख ही नहीं रहे, तो वो तो उसमें पहले ही लग चुके हैं 580 में, प्लस और जो अब इसमें जो क्या बोला जाता है कि सब्सिडी, और सरकार इस पर 200 रुपये सब्सिडी दे रही है, तो हमें ये कितने का पड़ रहा है, 380 रुपये का, ठीक है। मतलब 580 रुपये था एक सिलेंडर का मूल्य, ठीक है, उसमें ही जोड़ा था अप्रत्यक्ष कर, और 200 रुपये सरकार ने क्या दे दी, सब्सिडी, तो हमें कितने का पड़ रहा वो सिलेंडर, 380 रुपये का। तो ये होता है क्या, बाजार मूल्य, कि जब किसी उत्पाद के साधन लागत पर अप्रत्यक्ष करों को जोड़ते हैं तथा सब्सिडी को हटाते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, तो हमें प्राप्त होता है बाजार मूल्य, ठीक है। अब बात की जाए स्थिर कीमतें। स्थिर कीमतें क्या होती हैं? स्थिर कीमतों की बात की जाए, आप जब इकोनॉमी पढ़ते हैं तो उसमें आपने दो चीज़ें पढ़ी होंगी, स्थिर कीमतें और चालू कीमतें, ठीक है। स्थिर कीमतें और चालू कीमतें, ये दोनों के बारे में हम बात कर लेते हैं। पहले स्थिर कीमतों के बारे में बात कर लेते हैं। जब हम राष्ट्रीय आय का आकलन किसी एक आधार वर्ष को मानकर करते हैं तो स्थिर कीमतों पर यह राष्ट्रीय आय कहलाती है। अब चालू कीमतें की बात की जाए तो जब हम राष्ट्रीय आय का आकलन बाजार में जो वर्तमान में प्रचलित कीमतों पर करते हैं तो चालू कीमतों पर यह राष्ट्रीय आय कहलाती है, ठीक है। समझ गए होंगे कि जब हम राष्ट्रीय आय का आकलन क्या करते हैं, जो वर्तमान में जो कीमत चल रही है, वो प्रचलित है जो कीमत, उसी पर अगर राष्ट्रीय आय का आकलन कर दें तो वो बोलेंगे चालू कीमतें। और स्थिर कीमतें क्या होती हैं, जब हम राष्ट्रीय आय का आकलन एक आधार वर्ष को, ठीक है, एक आधार वर्ष को मानकर करते हैं तो वो होता है स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय। और जो राष्ट्रीय आय का टॉपिक था वो यहाँ पे कंप्लीट होता है।